हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत एक नया टॉपिक, जिसका कि नाम है प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों द्वारा भूगोल के क्षेत्र में किए गए योगदान। ठीक है? यानी कि अ, ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है और एक टॉपिक भी है ये, कि प्राचीन काल में जो हमारे भारतीय विद्वान थे, उन्होंने भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन जो है खास करके जैसे बीए वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी आप इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से आप इस चीज़ को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। बाकी ये इम्पोर्टेंट तो है ही, बाकी और एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले मैं क्वेश्चन बता दूं, पहले तो एक यही क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में कि प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों द्वारा भूगोल के क्षेत्र में किए गए योगदान की विवेचना कीजिए। और एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है इसी मतलब टॉपिक को, कि प्राचीन भारत में भूगोल के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ठीक। और एक और तरीके से, प्राचीन काल के भारतीय ग्रंथों में निहित भौगोलिक ज्ञान की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों द्वारा भूगोल के क्षेत्र में किए गए योगदान क्या क्या हैं, तो चलिए देखते हैं कि प्राचीन भारतीय ऋषियों मुनियों तथा ऐसे विद्वान लेखकों की जन्मभूमि रही है जिन्होंने गहन चिंतन एवं मनन द्वारा ज्ञान के विभिन्न पक्षों का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। इन विद्वानों के यह ग्रंथ भूगोल के विषय पर न होते हुए भी इनमें भौगोलिक ज्ञान की स्थान स्थान पर विवेचना मिलती है। भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व से 2000 वर्ष पूर्व तक की है। सिंधु घाटी सभ्यता के भग्नावशेषों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इस सभ्यता में नगरीय बस्तियों का क्रमबद्ध नियोजन विश्व का सबसे पुराना नगरीय नियोजन है। जैसा कि स्वयं टोजर महोदय ने इस संदर्भ में लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अनेक नगर विश्व में नगर नियोजन के प्राचीनतम उदाहरण हैं। आप जैसे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय में देखेंगे आप कि घरों में स्नान घर, शौचालय, भूमिगत जल का निकास, स्वच्छ जल के टैंक, सुंदर आंगन, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, अतिथि कक्ष जैसे समस्त सुविधा की इस संदर्भ में कह रहे हैं। और एक है अर्नेस्ट। अब ये बता रहे हैं, लिखते हैं या बताते हैं कि सिंधु घाटी क्षेत्र में ऐसी आवासीय व्यवस्था उस समय थी जबकि मध्य आवासीय घर केवल गुफाओं के रूप में थे। ठीक। अब देखिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता काल में सिंधु घाटी के खाड़ी के देशों देखेंगे तो इराक, ईरान, मध्यवर्ती एशिया तथा मिस्र से व्यापारिक संबंध स्थलीय व सागरीय मार्गों द्वारा रहे, जो इस तथ्य के प्रतीक हैं कि सिंधु घाटी के शासकों को उक्त देशों या क्षेत्रों की दूरियों और भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छी जानकारी थी। इस युग में विभिन्न क्षेत्रों और व्यापारिक मार्गों के रेखा मानचित्र कपड़ों पर बनाए जाते थे। ऐसा मतलब अनुमान लगाया गया है ऐसा, जो लंबे समय तक मिट्टी में दबे रहने के कारण पूर्णतः नष्ट हो जाने के कारण वर्तमान समय में इनके कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना गया है। और अगला देखते हैं हम कि वैदिक काल देखते हैं कि इसमें जो है वैदिक काल हमारा जो टाइम पीरियड है इसका ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1000 तक। ठीक। अब देखिए कि इस समय भारत में मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ वैदिक काल में। ठीक। इस काल में लिखे गए 4 महान ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की रचना जो है हुई इस वैदिक काल में। इसके बाद जो है
ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद जो है अब जो हमारे वेद जो हमारे लिखे गए 4 महान ग्रंथ, उसके बाद ये थे ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद तथा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई। अब देखेंगे कि चारों वेद के ग्रंथ भौगोलिक ग्रंथ नहीं हैं, ठीक, लेकिन इनमें वर्णित ऋचाओं में स्थान स्थान पर भौगोलिक ज्ञान के दर्शन होते हैं। वेद के प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञान के अपार भंडार माने जाते हैं। अब चलिए स्पेशली हम ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं कि ऋग्वेद में उस समय की नदियों, महासागरों, विभिन्न व्यापारिक मार्गों, सागरीय नौकायन तथा सागरीय व्यापारिक मार्गों का उल्लेख विभिन्न स्थानों पर मिलता है। अब देखिए ऋग्वेद कालीन लोग महासागरों की संपदा से भली भांति परिचित थे तथा महासागरों के स्थित द्वीपों में जाने के लिए किए जाने वाले सागरीय अभियानों का विवरण, 100 पतवारों के जहाजों का विवरण भी ऋग्वेद में मिलते हैं। इस ग्रंथ में पृथ्वी की 4 दिशाओं का उल्लेख है। साथ ही ऐसे भौगोलिक घटनाओं का भी विवेचना है जो बादलों की उत्पत्ति, वर्षा का होना, हिमपात और तथा हवाओं के चलने से संबंधित है। अब देखिए शेष जो तीनों वेदों में पृथ्वी की दैनिक गति व वार्षिक गति, चंद्रमा की कलाओं, चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण का काफ़ी सही रूप से उल्लेख मिलता है। विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मांड, सूर्य तारा समूह का भी विवरण इनमें दिया गया है। भारतीय विद्वानों का यह मानना है कि वेदों में खगोल विज्ञान से संबंधित पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन वेदों में मानव जाति यानी मानव जातियों, वर्गों एवं समुदायों का भी उल्लेख है। विभिन्न ग्रामों, नगरों, किलों के विवरण का जगह जगह पे उल्लेख मिलते हैं। वेदों में आप देखेंगे क्रम के अनुसार, मतलब कि वेदों में कर्म के अनुसार, यानी जो हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार समाज को 4 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, मतलब कि वेदों में जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर समाज को 4 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र मिलता है। ठीक है, इनमें जो है इसका उल्लेख मिलता है। कर्म में परिवर्तन होने पर वर्ग या वर्ण में परिवर्तन की बात वेदों में कही गई है। अब देखिए ऐसा नहीं कि जन्म से हम कौन से धर्म से हैं, क्या है, कोई मायने नहीं रखता है। हम कर्म क्या करते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। यही डिसाइड करता है कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य तथा शूद्र हैं। ठीक है, यही चीज़ें जो हमारे कर्म हैं कि हम कर्म क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उसके इस हिसाब से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं इनको वेदों में कर्म के अनुसार समाज को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, धर्म के अनुसार नहीं। ठीक, अब देखिए वेदों के अध्ययन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि इस काल में आर्य लोगों का बसाव मुख्य रूप से सिंधु घाटी के मैदानों भागों में था, जिसकी उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा पर क्रमशः हिमालय, उत्तरी पश्चिमी सीमा में क्या है, हिमालय और हिंदू कुश पर्वतमालाएं, दक्षिणी सीमा पर विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी सीमा पर सिंधु नदी तथा पूर्वी सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी स्थित है। ठीक, आप ये भारत में देख सकते हैं। वैदिक काल के बाद अगर आप देखेंगे तो महाकाव्य काल जो है आया। अब उसके इसका जो है, ठीक है, वैदिक काल के बाद महाकाव्य काल, ये कितना है, ईसा पूर्व 1600 से ईसा पूर्व 600 तक, मतलब 600 तक। ठीक है, ये महाकाव्य काल जो है 1600 से 600 तक, ईसा पूर्व 1600 से ईसा पूर्व 600 तक। ठीक, या पौराणिक काल वह समय है। ठीक है,
जब भारतीय संस्कृति के प्रमुख दो धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत लिखे गए। इसी टाइम पे महाभारत और रामायण, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि बताइएगा कि रामायण जो है, रामायण के रचयिता कौन है और महाभारत के भी बताएंगे आप, ठीक। अब देखिए, इन दोनों ग्रंथों में अधिक प्रमाणिक भौगोलिक जानकारी नहीं है, ऐसा मतलब कहते हैं, लेकिन इनमें कई क्षेत्रों के भौगोलिक विवरण वर्तमान में साम्यता रखते हैं, ठीक। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट शतपथ ग्रंथ। अब देखिए जो शतपथ ग्रंथ है, अब देखिए शतपथ ब्रह्मांड, ठीक, सॉरी मुझसे गलती हो गई, और तथा ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक, नामक ग्रंथों में यह विवरण मिलता है कि गोलाकार पृथ्वी, ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथों में यह विवरण मिलता है कि गोलाकार पृथ्वी जो है, गोलाकार पृथ्वी चारों ओर से महासागर से घिरी है, और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन स्थिति का सही विवरण मिलता है इसमें, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या मिलता है हमें? सूर्य की उत्तरायण, ठीक है, और दक्षिणायन स्थिति का सही विवरण मिलता है। पौराणिक काल में 18 महापुराण लिखे गए, सबको पता होगा। इन पुराणों में स्थान स्थान पर ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के विभिन्न भूभागों की प्रकृति और मानवीय दशाओं का वर्णन, 7 द्वीपों, 7 समुद्रों तथा प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों का उल्लेख मिलता है, ठीक। अब पुराणों में द्वीप का आशय ऐसे भूभागों से लिया गया है जो दो ओर से सागर से घिरा हो। पुराणों में विभिन्न पर्वतमालाओं, पौराणिक नदियों का विस्तार विवरण मिलता है। इन पौराणिक पर्वतमालाओं, नदियों में से अधिकांश की पहचान वर्तमान प्राकृतिक धरातल से कर ली गई है। वर्तमान में केवल इनके नामों से परिवर्तन देखने को मिलता है। ईसा जन्म से लगभग 5 शताब्दी पूर्व महर्षि पणिनि ने अपने सूत्रों से जगह जगह भारत के प्राचीन भूगोल की विवेचना की। बौद्ध काल की जातक कथाओं से स्पष्ट होता है कि ईसा जन्म से 8 शताब्दी पूर्व के आसपास सागरीय मार्गों द्वारा भारत और पश्चिमी एशिया के देशों में व्यापार किया जाता था। ईसा जन्म के लगभग 4 शताब्दी पूर्व कौटिल्य के लेखों से स्पष्ट है कि उस समय भारत के विभिन्न समुद्री मार्गों, करों तथा व्यापारिक संबंधों की सही जानकारी थी। उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन भारत के आर्थिक भूगोल का विवरण प्रस्तुत किया, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अब इस वीडियो को हम 2 पार्ट में देखने वाले हैं, ये फर्स्ट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में देखने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं आर्यभट्ट के बारे में, वराहमिहिर और भास्कराचार्य, ठीक है।